Hello everyone, good afternoon. My name is Mohammad Shabbir and welcome to all of you at AFCK's Technologies demo session for practical application of Advanced Excel. इस Advanced Excel का जो सिलेबस है हमारा, इस सिलेबस में हम लोग क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, ये सिलेबस किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस डेमो सेशन में देखेंगे। डेमो सेशन करीब 30 से 40 मिनट का रहेगा और आप सभी के जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो मैं आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा आखिर में, सेशन के आखिर में। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि आप अपने वीडियोस को ऑफ रखें, अपने माइक्स को आप म्यूट रखें ताकि बाकी लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं ऑनलाइन, सो हम नहीं चाहते कि बाकी लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो। तो आप जो है अपने माइक्स को म्यूट रखें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे फोकस करें। लेकिन अगर आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं उस वक्त में, तो आप या तो नोट करके रखें या मीटिंग के चैट बॉक्स में आप उसको टाइप कर दें, या फिर आप मुझे आखिरी में पूछ सकते हैं। ठीक है। सो आई होप ये जो मीटिंग्स के कुछ रूल्स है ये आपके लिए क्लियर है। अब हम जो स्टार्ट करते हैं डेमो सेशन को शुरू करने से पहले मैं एएफसी केस के प्रोफाइल के बारे में और अपने प्रोफाइल के बारे में कुछ 1 या 2 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एएफसी केस के प्रोफाइल के बारे में। एएफसी केस टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था मोहम्मद रजा सर ने अप्रैल 2010 में। इनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि इन डेप्थ और क्वालिटी नॉलेज को प्रोवाइड किया जाए एक अफोर्डेबल फीस पे, जो कि कॉर्पोरेट्स में जो लोग काम करते हैं रिलेटेड टू द एक्सेल और वीबीएम मैक्रोस के लेकर। उस वक्त में इस चीज़ की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके एक्सपर्टीज बहुत कम थे और इसके इंस्टीट्यूट जो थे वो बहुत ही कम थे, और जो भी थे वो उस लेवल का या फिर उस डिटेल के अंदर में क्वालिटी और नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। तो मोहम्मद रजा सर ने ये इनिशिएटिव लिया 2010 में, अप्रैल 2010 में, और उन्होंने ये एएफसी केस टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया। और उनका एक ही गोल था कि बेस्ट हम लोग जो है नॉलेज को शेयर करें, और जो हम लोग सिलेबस को जो डिज़ाइन करते हैं ये वो पूरा रिसर्च के बाद में डिज़ाइन करते हैं। जो करंट डे टू डे वर्क में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उन सबको ध्यान में रखते हुए इस पूरे सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो लोग यहाँ से सीख कर जाते हैं उन्हें कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो और वो इंडिपेंडेंटली इस टेक्निक के ऊपर और इस एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सके। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर तैबानी है और मैं यहाँ पे ट्रेनर हूँ एज अ फ्रीलांसर, मैं इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे एफसी केस टेक्नोलॉजी में। मुझे कुल मिला के 14 साल का एक्सपीरियंस है आईटीएस टेलीकॉम में और सर्विस इंडस्ट्री में। स्पेशली मैं डब्ल्यूएफएम एमआईएस में मैं काम कर चुका हूँ काफ़ी वक्त तक, और अभी भी मैं कर ही रहा हूँ वहाँ पे काम, इसी इसी फील्ड के अंदर में। अगर मैं ट्रेनिंग की मैं बात करूँ तो मुझे 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स को कंडक्ट किया है, जैसे एडवांस एक्सेल, वीबीएम मैक्रोस, एमएस एक्सेस, पावर टूल में पावर क्वेरी, पावर पिवट और पावर बीआई। ये सारी क्लासरूम्स और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मैंने कंडक्ट की है। 2020 के पहले, पैंडेमिक के पहले क्लासरूम्स ही ट्रेनिंग हम लोग लेते थे, लेकिन ये पैंडेमिक की वजह से हमारी जो ट्रेनिंग्स है फिलहाल में ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हुई है। लेकिन हमारा जो डेडिकेशन है और हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है और जो सिलेबस हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, ये क्लासरूम ट्रेनिंग से बिल्कुल भी कम नहीं है। हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है ये वन वे नहीं होती है। हमारी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये पूरी तरह से इंटरेक्टिव है ये। अगर मैं बात करूँ हमारे मेरे ट्रेनिंग आवर्स के बारे में, तो अभी तक मैंने 5000 आवर्स की ट्रेनिंग मैंने कंडक्ट की है। मैंने क्लासरूम ट्रेनिंग्स के अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स भी मैंने कंडक्ट किए हैं, और काफ़ी सारे मैंने ऑटोमेशंस के प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है। कुल मिला के अभी तक जो मुझे फीडबैक मिला है जस्ट डायल में, आप जाके देख सकते हैं स्टूडेंट की तरफ से, ये बिल्कुल 100% पॉजिटिव फीडबैक मिला है और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने रिसेंटली अपना डेटा एनालिसिस का जो सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट किया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। एक्सेल एक्सपर्ट मैंने काफ़ी पहले कंप्लीट कर लिया था। एक्सेल का एक्सपर्टीज सर्टिफिकेट मेरे पास में अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो कि जो भी एडवांस टेक्निक्स वगैरह रिक्वायर्ड रहती है उसकी बेस पे ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और मैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया हूँ और वो सर्टिफिकेट है मेरे पास। सेकंड, अगर मैं बात करूँ रिसेंटली, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर का भी मेरे पास में सर्टिफिकेट है, जो मुझे अभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिला है। मुझे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ सर्टिफाइड ट्रेनर फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। सो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में और एएफसी के टेक्नोलॉजी के बारे में। अब हम बढ़ेंगे इस सिलेबस के
ओवरव्यू को देखेंगे हम लोग। इस सिलेबस में हमारे पास में हम क्या कवर करने वाले हैं, ये सिलेबस जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडवांस एक्सेल, ये कौन यूज किसके लिए ये यूजफुल रहेगा, कौन लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको कुछ ही मिनटों में बताने वाला हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन आता है किसी को तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप अपने मीटिंग के चैट बॉक्स में उसको टाइप करें या फिर आप मुझे आखिरी में अपने क्वेश्चंस को पूछ लें। हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन एक्सेल से। एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल एनालिसिस टूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें एक्सेल किसी इंट्रोडक्शन के लिए नहीं रुका हुआ है। एक्सेल कोई सभी लोग जानते हैं, ये काफी पॉपुलर एनालिसिस टूल है और ये किसी भी डोमेन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। फिर भी मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा ताकि आप अपने डे टू डे वर्क में इसको रिलेट कर पाओ कि क्या ये मेरे लिए है, क्या इस कोर्स को मैं कर सकता हूँ, क्या ये मुझे फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, ये आपको कुछ ही समय में समझ में आएगा। तो तीन प्राइमरी रीजन है एक्सेल को सीखने के। अगर आप एक्सेल को सीखना चाहते हैं या एक्सेल के अंदर में एक्सपर्टी लेना चाहते हैं तो इसके मैं आपको बताऊंगा तीन प्राइमरी रीजन। अगर आप डेटा मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, अगर आप डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी कि आप डेटा का आप जो है आप डेटा को गैदर करते हैं, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेटा के अंदर में से आप इंसाइट्स को निकालना चाहते हैं, आप एनालाइज करते हैं उस डेटा को, डेटा के अंदर में क्या स्टोरी है, डेटा से हम क्या जानना चाहते हैं, डेटा की बेस पे हम कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, आप डेटा को एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद में अगर आपको उसकी बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जैसे कि कुछ डेटा मेरे पास में है और अगर ऐसी सिचुएशन रहेंगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें हैं ये आप कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि एक्सेल इज द राइट एप्लीकेशन। ये चीजें यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे आप बहुत बहुत आसानी के साथ में कर सकते हो। एक्सेल के अंदर में बहुत सारे पावरफुल फीचर्स एंड टूल्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपका ये काम बहुत ही सिंपल आसान हो जाएगा और आपके लिए जो है जो आउटपुट है वो एक बिल्कुल इजीली आपको उस आउटपुट को अवेलेबल रहेगा। कुछ और मैं रीजंस आपको बताता हूँ, आप उसको रिलेट करने की कोशिश करें अपने डे टू डे वर्क के साथ। जैसे सबसे पहले क्या मैंने जैसे बताया, डेटा में आप कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, आप डेटा को मैनेज करते हैं, कुछ डिसीजंस आपको लेने होते हैं बेसिस ऑफ सम डेटा। आप जो है एक डेटाबेस की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एज आप उसको रिकॉर्ड्स के लिए सेव कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज को, कुछ नंबर्स को। आप कुछ कंपैरिजन करना चाहते हैं कि पिछले साल में मेरा परफॉर्मेंस ये था, इस साल में मेरा परफॉर्मेंस ये है। आप कुछ डायग्राम्स बनाते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के, आप अगर काम कर रहे हो, आप कुछ समराइजेशन कर रहे हो और आपके डेटा को समराइज करने के बाद में उसको विजुअली आप फॉर्मेट करके बताना चाहते हो। तो अगर आप ये रीजंस, अगर आप अपने वर्क के आसपास में अगर देख रहे हो कि ये सारी चीजें हो रही है और ये चीजें में कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, तो बिलीव मी एक्सेल इज द राइट एप्लीकेशन। ये सिर्फ बिजनेस टूल नहीं है, बल्कि हर एक इंडिविजुअल के लिए, जो भी इंडिविजुअल नंबर्स के साथ में डील करता है, ये उस चीज के लिए बना हुआ है। चाहे यहाँ पे एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर में काम करने वाला एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बोल दीजिए, या कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हो, या फिर एक कस्टमर केयर, या फिर कोई मैनेजर हो, या कोई आईटी का कोई पर्सन हो, या फिर एक ग्रोसरी शॉप का कोई एक दुकानदार हो जो अपने रिकॉर्ड्स को और अपने नंबर्स को जो है सेव करके रखना चाहता है और वो नंबर्स के साथ में डील करता है, तो ये जो एक्सेल एप्लीकेशन है ये इन सभी के लिए है ये। तो जैसे मैंने बताया, एक्सेल जो है किसी एक डोमेन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये इतना पावरफुल एप्लीकेशन है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए जो नंबर्स के साथ में डील करता है, उसको एक्सेल एक्सेल उसके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। कुछ और चीजें मैं बताता हूँ, यूजेस ऑफ एक्सेल इन डिफरेंट डोमेन। अब ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर, एजुकेशन, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर। अगर आप समझते हो कि आप इनमें से किसी डोमेन में काम करते हो, आपके लिए एक्सेल वन ऑफ द बेस्ट टूल है, क्योंकि ये बिल्कुल रिलेटेड डोमेन ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ बैंकिंग वाला या फाइनेंस वाला ही एक्सेल पे काम करेगा, नहीं। एचआर को भी एक्सेल पे काम करने की जरूरत पड़ती है अपने इंप्लॉयज के डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। एजुकेशन में अगर कोई है तो स्टूडेंट्स के मार्क्स, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस, इसको मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ती है। टेलीकॉम में कस्टमर का पूरा डिटेल, कस्टमर के बिलिंग्स और ये सारी चीजें इसमें जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से मार्केटिंग, इंश्योरेंस, हर जगह पे आप कहीं पे भी, आप किसी भी डोमेन में आप चले जाइए, एक्सेल जहां पे भी नंबर्स की बात आएंगी, एक्सेल वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई, अगर मैं इस किसी डोमेन में काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए कितना जरूरी है एक्सेल को सीखना। कुछ और चीजें मैं बताता हूँ, 7 पॉपुलर बिजनेसेस जो है वो क्या है। डेटा एंट्री,
कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस डेटा, जैसे आपके पास में एक फाइल आती है, दूसरी फाइल आपके पास में, आपको उसको वेरीफाई करना होता है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपके होता है, ठीक है। आप जो है अकाउंटिंग पे काम कर रहे हो, बजटिंग पे काम कर रहे हो, आप कुछ डेटा एनालाइज कर रहे हो, आप रिपोर्टिंग पे काम करते हो, विजुअलाइजेशन पे करते हो, ठीक है। फोरकास्टिंग हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया। तो ये कॉमन बिजनेस जो है यूजेस है एक्सेल के। ये मैंने बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा एक हाई लेवल पे बताया, लेकिन बिलीव मी इससे कई ज्यादा जो है एक्सेल पे आप काम कर सकते हो। लेकिन कुल मिला के ये जो भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें लगभग सारी चीजें कवर हो जाती है। अब आप अपना देख सकते हैं कि अब आप लोग ये देख सकते हैं कि हाँ भाई, मेरा जो रोल है, मेरा जो वर्क है, वो मैं इसमें काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस किसी रोल में फॉल होता हूँ, मेरा जो रोल है इसमें कहीं ना कहीं मैट हो रहा है। अगर हो रहा है तो डेफिनेटली एक्सेल आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम के जरिए आपको बताने की कोशिश की है कि बजटिंग है, प्रॉफिट लॉस एनालिसिस, आप कुछ विजुअलाइजेशन करना चाहते हो, डेटा एनालाइज करना चाहते हो, इस तरीके के कुछ डैशबोर्ड्स आप बनाना चाहते हो, आप रॉ डेटा से एक स्टोरी को फाइंडिंग करना चाहते हो, बिल्कुल आपके पास में एक रॉ डेटा है और उसके अंदर में से आप कुछ इनपुट्स और कुछ आपके इन्फ्रेंसेस आप निकालना चाहते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोरी ऑफ फ्रॉम द डेटा। इसके लिए जरूर जरूर आपको जो है ये समझना चाहिए कि एक्सेल इज वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस टूल, ठीक है। आई होप जो मैंने अभी तक आपको बताया है ये सारी चीजें क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्या मैं इसको सीखना मेरे लिए जरूरी है या नहीं है। अब आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ एक 2 मिनट का। अगर आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपके पास में कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ ले। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ आपको लाइव फाइल्स बताता हूँ, लाइव नंबर्स आपको, और लाइव में आपको सिनारियोस बताता हूँ जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेल आपको किस तरीके से काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे पास में रॉ डेटा है, और उस रॉ डेटा का मैं आपको पहले कुछ ओवरव्यू दे दूं। ये रॉ डेटा मेरे पास में करीब करीब 10,000 रो का रॉ डेटा है, और ये 10,000 रो का डेटा है, ये सेल्स का डेटा है ये, और कुल मिला के इसमें 21 कॉलम्स है। ठीक है, अब आपको, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको पता है आपके मैनेजर ने कि भाई कुछ इनसाइट्स आप बताइए मुझे इस डेटा में से, कि भाई सबसे ज्यादा जो है सेल्स किस चीज में हो रहा है। जैसे मेरे पास में सेगमेंट है, कंट्री है, सिटी है, फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास में स्टेट है, फिर मेरे पास में कैटेगरी है, सब कैटेगरी है। तो आपको पूछा गया कि भाई आप कुछ इनसाइट्स बताइए हमें। मेरे पास में यहाँ पे डेट है कि ये मेरा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये किस दिन को मेरा मैंने इसको बेचा है, और मैं देखना चाहता हूँ कि मैं मंथ ऑन मंथ मेरा सेल का प्रोग्रेस क्या है, और मंथ ईयर ऑन ईयर मेरा सेल्स का प्रोग्रेस क्या है। ये सारी चीजें आपके सामने रॉ डेटा की शक्ल में मौजूद है, और ये एक एक्सेल के अंदर में है। तो आपको इसको, इसके ऊपर से आपको इनसाइट्स डेटा का निकालने हैं। आउटपुट मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ, कैसे हम लोग करेंगे ये, इसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे, ये सारा जो पार्ट है हम लोग एक्चुअल सिलेबस में, एक्चुअल कोर्स में हम लोग इसको कवर करते हैं। फिलहाल मैं आपको आउटपुट में लेके जाता हूँ शीट में, जहाँ पे मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट्स बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, आप पहला स्क्रीनशॉट है मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर, जिसमें कि आप देख सकते हो कि मेरे पास में 3 कैटेगरीज है। तो मेरे पास में जो 5-10 हज़ार रो का डेटा, उसमें से मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास में टोटल 3 कैटेगरीज है, और इन कैटेगरीज को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे पास में टोटल सेल्स कितना हुआ है हर एक कैटेगरी का, इसमें इन लोग का एवरेज सेल्स कितना है, और मेरे पास में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब आप मुझे, आप क्विकली आंसर बताइए कि इसको देखने के बाद में आपको क्या लगता है, कौन सी मेरी ऐसी कैटेगरी है जिसका सेल्स, जिससे मुझे ज्यादा टर्नओवर हो रहा है, सबसे हाईएस्ट टर्नओवर किस कैटेगरी से हो रहा है। बिल्कुल सही आंसर है इसका टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी का है 8.36, यानी 836,000 का जो है मेरा सेल हुआ है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है ये। ठीक है, यानी कि यहाँ से मेरा जो है टर्नओवर है ये ज्यादा हुआ है। लेकिन क्या आप मुझे इसको देख के बता सकते हैं कि मेरे ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा किस में हुए हैं, कौन सी कैटेगरी में, या मैं बोल सकता हूँ कि किस चीज की जो है डिमांड मेरे पास में हमेशा ज्यादा रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स ज्यादा महंगे हो, इसकी वजह से इसका प्राइस, मुझे इसका रेवेन्यू ज्यादा दिख रहा है, टर्नओवर ज्यादा दिख रहा है। लेकिन क्या मैं इस टेबल से देख के ये बता सकता हूँ कि ट्रांजेक्शन किस में ज्यादा हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही। ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑफिस सप्लाई के अंदर में ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए, 6,000 ट्रांजेक्शन हुए हैं मेरे ये। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि ज्यादा जो मेरे पास में कस्टमर्स आते हैं, वो मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक कस्टमर जो है मेरे पास में, अगर इसका मैं रेशो देखूँ, तो हर मेरे पास में कस्टमर है कम से कम ऑफिस सप्लाई से कुछ प्रोडक्ट्स मेरे से वो ले रहा है। तो अब ये जो एनालिसिस हमने यहाँ पे क्विकली देखा, ये एनालिसिस जो है हमने एक पाइवट टेबल के जरिए हमने इसको अचीव किया है, और ये पाइवट टेबल कहीं और नहीं बल्कि एक्सेल में ही बनाया गया है। कैसे बना है ये जरूर मैं आपको एक्चुअल सिलेबस में बताऊंगा। कुछ और चीजें देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे ये एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पर, ये यहाँ पे मुझे कैटेगरी है तो 3 कैटेगरी, लेकिन इन कैटेगरी का सब कैटेगरीज के वाइज मेरे पास में सेल्स अवेलेबल है, जो कि मैं आसानी के साथ में यहाँ पे देख सकता हूँ।
फिर मैं थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए आप कि मेरे पास में ईयर ऑन ईयर सेल्स कैसे हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई मेरा जो हर साल जो है मेरा प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ पहले साल में जब मैंने 484,000 का सेल किया था, तो 2014 में वो थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन 2015 में वो फिर से बढ़ गया और 2016 में वो फिर से बढ़ गया। तो यानी ये मेरा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ये। तो मैं यहाँ पे ये सब चीजें देख सकता हूँ, मैं ये सब चीजें यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ कि हाँ भाई ये कुछ इस तरीके से ही है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब थोड़ा कमाल की बात आप देखिए, ये जो ईयर यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो ईयर का आप यहाँ पे कॉलम देख रहे हो, रॉ डेटा में आपके पास ईयर का कॉलम अवेलेबल ही नहीं है। तो ये हमने कैसे लेकर आए, ये टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको पाइवट टेबल में बताने वाला हूँ। तो ये ईयर का कॉलम हमने कैसे लेकर आए, थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ जाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास में ईयर है जो है वो हॉरिजेंटल में आ गए, और उस ईयर के अंदर में जो वर्टिकल अगर मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास में कितने मंथ्स है, तो हर महीने का मेरे पास में जो है यहाँ पे सेल्स अवेलेबल है ये। तो मैं मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कंपैरिजन देख सकता हूँ। कुछ और चीजें देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे हमें मल्टीपल कैटेगरीज को देखना, मल्टीपल हम लोग को टैक्स कैटेगरीज को देखना है। जैसे फर्नीचर के अंदर में कंज्यूमर का सेल्स कितना हुआ है, हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। फर्नीचर में कंज्यूमर के अंदर में अगर मेरा शिप मोड फर्स्ट क्लास है, तो उसका सेल्स कितना हुआ है वो मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ। तो इस तरीके के बहुत ही फास्ट और क्विक एनालिसिस आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल। अब ये पाइवट टेबल बहुत ही पावरफुल टूल है विद इन एक्सेल। तो यानी कि अगर आपने एक्सेल को सीखा है तो डेफिनेटली ये चीजें आपको आएगी, और आप जो है इस तरीके के रॉ डेटा पे, अनस्ट्रक्चर रॉ डेटा पे यानी लार्ज डेटा सेट के ऊपर आप बहुत ही आसानी के साथ में इस तरीके की एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे 1 मिनट का पॉज लेता हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ ले। ऑल राइट, सो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने जो क्वेश्चंस पूछे उनके मैंने आपको आंसर दे पाया है, मैं उम्मीद करता हूँ। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप जानना चाहते हो कि और डिटेल में, तो कुछ और चीजें मैं आपको आगे बता देता हूँ, तो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे। जैसे कोर्स कब शुरू होने वाला है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, आप कितने वक्त में ये कंप्लीट होगा, इसका क्या फीस रहेगा, तो ये मैं कुछ समय में आपको बताने वाला हूँ। तो उस उन क्वेश्चंस के लिए आप थोड़ा सा होल्ड कर ले, मैं सभी लोगों को वो चीज रिपीट कर देता हूँ। कुछ और चीजें मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे कि अभी हम लोग आते हैं स्टैटिकल फंक्शंस, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे आपके पास में यहाँ पर ड्रॉ डेटा सेट, आपको पाइवट टेबल नहीं बनाना है। क्विकली आपके मैनेजर ने पूछा मुझे बताइए कि पुणे में मेरा सेल्स कितना हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया और उस फॉर्मूले की बेस पर हमने बताया कि पुणे का सेल्स इस तरीके से हो रहा है। लेकिन इमीडिएटली आपके मैनेजर आपको आके पूछते कि भाई बताइए मुझे कि मुंबई में मेरा सेल्स कितना हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ ये जैसे ही आप यहाँ पे मुंबई को टाइप करोगे, तो मुंबई का सेल्स आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके लिए हमने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है वो सम फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। तो ये जो एक्सेल का हमारा जो सिलेबस है, इसमें हम लोग फॉर्मूलाज भी सीखेंगे, हम लोग पिवट टेबल्स को, कंसेप्ट्स को भी सीखेंगे, हम लोग प्रेजेंटेशन वाले पार्ट को भी सीखेंगे, और हम लोग डेटा क्लीनिंग वाले पार्ट को भी सीखेंगे। तो ये समराइजेशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, जिसकी बेस में हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई हमारा जो है, जो भी यूजर यहाँ पर सिटी का नाम डालेगा, उस पर्टिकुलर सिटी का इंफॉर्मेशन या सेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मैं ये वाली स्क्रीन पे आता हूँ, अभी ये एचआर का डेटा है। एचआर के पास में इंफॉर्मेशन है कि मेरा एम्प्लॉय आईडी ये है, और मेरा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और जेंडर है। अब एचआर के अंदर में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, उनको ये देखना होता है कि भाई मेरे पास में जो टोटल एम्प्लॉयज है, इसमें से मेरे पास में मेल, जेंडर वाइज मेल कितने एम्प्लॉयज है और फीमेल कितने एम्प्लॉयज है, और उनका क्या रेशियो चल रहा है, कैसे कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये बहुत ही कॉमन चीज रहती है जो एचआर के लोगों को इसकी जरूरत पड़े, एचआर एग्जीक्यूटिव की इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए हमने इसको कैसे बनाया है, यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया हुआ है ये। इस टेबल में मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास में टोटल एम्प्लॉय जो है वो 1866 एम्प्लॉयज है, और जिसमें से मेल है 1151, और जहाँ पे मैं फीमेल की बात करता हूँ तो वो है 715। लेकिन ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मुझे देखना है कि इसका कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है। तो आप देखिए कॉलम पी में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 62% मेल जो एम्प्लॉयज है वो 62% जो है वो एम्प्लॉयज है वो मेल है, और 38% एम्प्लॉयज जो मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं वो फीमेल है। तो इस तरीके की जो एनालिसिस है, इस तरीके का जो डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है, इसके लिए आपको एडवांस फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने काउंटिप्स के फॉर्मूलाज को देखा, समिफ्स के फॉर्मूला देखा, ये सारे फॉर्मूलेज जो है हम ये सिलेबस के अंदर में कवर करने वाले। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे हम लोग फॉर्मूलाज भी सीखेंगे। हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग कितने फॉर्मूला सीखेंगे इसमें, तो लगभग हम लोग इसमें 50 से 70 फॉर्मूलाज हम लोग सीखने वाले, अलग अलग तरह से। लेकिन बात वहीं पे खत्म नहीं होगी। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसकी बाद में आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई ये फॉर्मूलाज बात यहीं पे नहीं रुकेंगी, बल्कि आप जो है फॉर्मूलाज की टेक्निक को सीख जाओगे,
जिसकी वजह से आगे चल के आप नए फॉर्मूलाज के ऊपर भी काम कर पाओगे। ठीक है, अब इस फाइल में आते हैं। ये आपकी कंपनी का डेटा है, यहाँ पे आपके सारे एम्प्लॉयज हैं। यहाँ पर आपकी कंपनी ने डिसीजन लिया कि ठीक है भाई, दिवाली पे कुछ बोनस देते हैं हम, और या फिर हम क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे कुछ बोनस देते हैं हमारे एम्प्लॉयज को। तो हमने ये देखा कि हमारे पास में जो एम्प्लॉयज है वो दो तरह के एम्प्लॉयज है। एक एम्प्लॉय है जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, और एक एम्प्लॉय जो है वो, उनका जो टाइप है वो पेरोल है। तो आपने क्या डिसाइड किया कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो एम्प्लॉयज हैं हम उनको टी शर्ट देंगे एज अ गिफ्ट, और जो हमारे पास में पेरोल वाले एम्प्लॉयज है हम उनको जो एक गिफ्ट देंगे वो गिफ्ट रहेगा हेलमेट, राइट। अब आपको ये टास्क दिया गया कि भाई आप बताएं कि कितने सभी एम्प्लॉयज है, उनके नाम क्या गया, आप टी शर्ट या हेलमेट आप यहाँ पे टाइप कर दे। तो अब ये तो बहुत ही आपको लगेगा आसान काम है कि भाई चलो मैं फिल्टर लगाता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपके पास में जो डेटा है वो कुछ 2000 एम्प्लॉयज का डेटा है, और ये इसके पेरोल्स वगैरह आगे चल के बदल भी सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप करने से काम नहीं चलेगा, आगे चल के अगर मेरा उसका रोल टाइप अगर चेंज हो गया तो मुझे गिफ्ट को भी आके बदलना रहेगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम यहाँ पे इसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं कि जो कॉलम एच में अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो गिफ्ट है वो भी यहाँ पे बदल जाएगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया लॉजिकल स्टेटमेंट। अब ये लॉजिकल स्टेटमेंट कैसे बना है, इसके अंदर में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या इसके बेसिक्स को आपको फॉलो करना चाहिए ताकि ये फ्यूचर में भी आपका काम करता रहे, ये सारी डिटेल जो है हम आपको एक्चुअल सिलेबस में सिखाने वाले हैं। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने यहाँ पे टी शर्ट दिख रहा है हमें, हमने चलते हैं यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पेरोल। जैसे ही मैंने इसको पेरोल किया, आप देखिए यहाँ पे हेलमेट बदल गया, मतलब ये फॉर्मूला हमने बना के रख दिया। आगे चल के किसी का फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट या से चेंज होता है या कुछ उसका टाइप बदलता भी है, तभी भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा जो आउटपुट है वो सही तरह से कैप्चर करेगा। तो ये हो गया लॉजिकल स्टेटमेंट जो हम हमारे सेशन में सीखने वाले हैं। कुछ और चीजें मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों ने, कुछ एम्प्लॉयज है हमारे पास में वीकेंड पे भी काम करते हैं। कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई जो भी वीकेंड पे काम करते हैं आप उन्हें 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करें। अब हमारे पास में चैलेंज ये था कि हमारे पास में यहाँ पे उस पर्टिकुलर डेट का डे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो डेट को ही वो टारगेट करे और उसका पहले वो डे फाइंड करे, और अगर वो दिन, अगर वो डे संडे है तो उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करे। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हो 14 नवंबर को संडे था, तो इस एम्प्लॉय को आपने 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया। बट हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, इस एम्प्लॉय का हम लोग डेट चेंज करते हैं। जैसे कि आज का हमारा डेट है 30 जनवरी 2022। जैसे ही मैंने ये किया तो मुझे पता है कि आज संडे है, और आज संडे का जो डेट है वो 30 है, और इसका जो दिन है संडे है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक 100 रुपये आ गया। तो ये एक फॉर्मूला बनाया, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूला है क्योंकि हमारे पास में दिन यानी डे अवेलेबल नहीं था। फिर भी हमने इसको कैसे अचीव किया, ये सारी डिटेल मैं आपको एक्चुअल सेशन में बताने वाला हूँ। कुछ और चीजें, जैसे यहाँ पे स्लैब वाइज अगर आपको बनाना है कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज, ठीक है, ये सारी चीजें जो हम लोग कहाँ पर देखेंगे, एडवांस हमारे एक्चुअल सिलेबस में। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे लुकअप फंक्शन, हम लोग लुकअप फंक्शन भी काफी डिटेल में यहाँ पे बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, सिर्फ हम लोग वी लुकअप नहीं बताएंगे, बल्कि वी लुकअप के अंदर में रिवर्स लुकअप क्या होता है, वी लुकअप इफ क्या रहता है, वी लुकअप 2D लुकअप क्या रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल है ये। यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करें। आपको जो है बताया गया है कि भाई आप के पास में स्कोर है और आपको उनको ग्रेडिंग देना है। ठीक है, तो ग्रेडिंग अगर आपको देना है तो मान लीजिए आपके पास में स्कोर में है 26, तो आप यहाँ पे आके देखें, आपका जो स्कोर है यहाँ पर वो 0 से 25 के बीच में अगर आता है तो आप उसको दोगे ग्रेड ई। लेकिन अगर वो 26 से अगर 50 के बीच में जाता है तो आप उसको ग्रेड देते हो डी। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला बनाया कि अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू बदलती है तो आपका जो ग्रेड है वो चेंज हो जाना चाहिए, राइट। तो ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये चीजें बहुत ही आसान है, वी लुकअप के जरिए हमने इसको बनाया, लेकिन वी लुकअप में कुछ टेक्निक्स है जिसको हमने चेंज किया, जिसकी बेस पे हमें ये आंसर मिला। कुछ और चीजें, जैसे वी लुकअप से हमने ये वाला भी वही चीज वही तरीके से हमने किया है। हमने यहाँ पे अलग अलग तरह के वी लुकअप बनाए हैं। हमने हमने यहाँ पे रिवर्स लुकअप बनाए हैं, हमने फॉरवर्ड लुकअप बनाया, हमने यहाँ पे लुकअप के साथ में मल्टीपल टेबल्स को अटैच किया है। ये सारे एडवांस फॉर्मूले हैं, यानी सिर्फ बात वी लुकअप पे आके नहीं रुकती है, वी लुकअप के साथ में हमने लॉजिकल स्टेटमेंट को भी हमने यहाँ पे कंबाइन किया है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को आप कैसे बनाओगे ये हम एक्चुअल फॉर्मूलाज में, एक्चुअल सेशन में सीखेंगे। ये दिखने के लिए आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ टेक्निक्स है, कुछ टिप्स है, जो ट्रिक्स है, जो हम लोग आपको जो है एक्चुअल सेशन में बताएंगे। और बिलीव मी, वो टिप्स एंड ट्रिक्स और कंसेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला में आप आसानी से काम कर पाओगे।
अब मैं कुछ चीजें और बताता हूँ आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास में ये एग्जांपल था कि भाई अगर हमारे पास में फीमेल एम्प्लॉय है तो वो पिंक में उसका हाईलाइट होना चाहिए कलर, और अगर वो मेल एम्प्लॉय है तो उसका कलर जो है कैसे हाईलाइट होना चाहिए, उसका ब्लू में कलर हाईलाइट होना चाहिए। अब ये कलर हमने मैन्युअली नहीं दिया है। जैसे ही अब यहाँ पे कुछ चेंज करते हो आप देखोगे आपका कैरेक्टर जैसी चेंज होता है, मेल या फीमेल, आपका जो यहाँ पे अल्फाबेट जैसी चेंज होता है, कैरेक्टर चेंज होता है, आपका जो कलर है वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कैसे बनाया ये हम लोग सेशन में देखेंगे। कुछ और एडवांस चीजें बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आइकन्स है, आपका परफॉर्मेंस डाउन है, आपका परफॉर्मेंस अप है, कांस्टेंट है, बेस्ड ऑन दिस ग्रिड हमने उस चीज को बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये बात देखिए, आप यहाँ पे जो मैं चीज बताने वाला हूँ आपको, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसमें हम लोग आते हैं यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्या है। आपको क्या बताया गया कि हाईलाइट द एंटायर रो वेयर सिटी इज पुणे। आप पुणे सिटी जहां पे भी लिखा हुआ है उसको आप क्या करें, उसको आप हाईलाइट करें। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पे मुंबई लिखा है, जैसे यूजर आके यहाँ पे पुणे लिखेगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो रो है आपका, सिर्फ इतना ही रो आपका हाईलाइट हो जाएगा। अभी हमने कैसे किया, ये एडवांस पार्ट है, डेफिनेटली ये आप जो एक सिलेबस में सीखने वाले हो। ये बताने का पर्पज आपको ये है कि आपको आइडिया आ जाए कि हाँ भाई ये इस तरह का तो काम हम करते ही है। ये तो सारी चीजें मैं अपने डे टू डे वर्क में करता हूँ और मुझे बहुत दिक्कत होती है, सब चीजें मुझे मैन्युअली करना पड़ता है ये। ठीक है, तो बिल्कुल आप सही जगह पे हो। आपने जो ये डिसीजन लिया डेमो सेशन अटेंड करने का, और इसके बाद में जो आप डिसीजन लोगे क्लास लगाने का, ये बिल्कुल आपके वर्क से रिलेटेड रहेगा। ये बताने का पर्पज ही ये है कि आप अपने डे टू डे वर्क को इसके साथ में रिलेट करो। क्या मैं ये काम करता हूँ, अगर मैं ये काम सब मैन्युअली करता हूँ तो क्यों ना मैं सीख लूँ फॉर्मूलाज को, क्यों ना मैं एडवांस टेक्निक को सीखूं, जिसकी वजह से मेरा स्किल भी अपग्रेड होगा और मेरा जो टाइम है और एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, है ना। टाइम मेरा सेव होगा और एफिशिएंसी मेरा यहाँ पे बढ़ेगा। और बिलीव मी, आप देखोगे, आज से 10 साल पहले की बात मैं अगर करूंगा, 15 साल पहले की अगर मैं बात करूंगा, तो ऐसा होता था कि भाई ठीक है एक्सेल आता है तो बहुत ही ऐसा और यूनिक होता था। अरे भाई हाँ, मेरे पास में 100 एम्प्लॉयज है और 100 एम्प्लॉयज के अंदर में से मान लो एक कोई एक्सेल एम्प्लॉय, एक को या दो को आता है, तो उनका जो डिमांड होता था वो आप सोच नहीं सकते कि कितना रहता था। लेकिन आज के वक्त में अगर आप ये बोलोगे कि मुझे एक्सेल नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक्सेल पहले कैसा था, पहले एक्सेल आना ऑप्शनल था, कंपलसरी नहीं था। लेकिन आज जो है एक्सेल को आना ही कंपलसरी हो गया है, क्योंकि हर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई ये बेसिक चीज है, इतना तो आपको आना चाहिए। इतनी सब चीजें तो हम आपको आप कर ही सकते हो, हम आपको उसके गाइडेंस हम नहीं देंगे, हम आपको उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, ये आपको खुद से करना है, सेल्फ करना है। तो आज के वक्त में एक्सेल जो है वो कंपलसरी हो गया। आज के वक्त में मैं ये नहीं बोल सकता हूँ 100 एम्प्लॉइज में से दो को आएगा तो चल जाएगा, नहीं। आज कंपनी एक्सपेक्ट करती है 100 में से मिनिमम 80 पीपल तो क्लास ऑफिस में होने चाहिए, जो एक्सेल के बेसिक्स को और एक्सेल के एडवांस को जानते हैं। ठीक है, ये बेसिक वाले कम से कम इतने 80 हो गए, और कम से कम 20 से 25 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो एडवांस लेवल का जानते हैं। ठीक है, तो आज की सिचुएशन ये हो गई है कि आपको एक्सेल कितना जरूरी हो गया, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सेकंड चीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा आपको बताने के वक्त में मैंने ये शायद नहीं बता पाया था कि एएफसी केस का जो मीनिंग है वो रजा सर ने क्यों रखा है, एएफसी केस वर्ड क्यों रखा है ये। इसका जो पीछे एक बहुत बड़ा एक ये है डेफिनेशन है, अगर आप थोड़ा गौर से इसको देखोगे। सो एएफसी केस स्टैंड फॉर अचीविंग फ्रीडम बाय क्रिएटिविटी एंड नॉलेज शेयरिंग। आप यहाँ पे जो सीखने वाले हो, ये सीखने के बाद आपका जो स्किल है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। आपका जो स्किल है वो कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। आप जो है इंडिपेंडेंट रहोगे, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। यानी इसका मतलब मैं कैसे आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला आपको अगर नहीं आ रहा है, तो आप किसी के पास में जाके बोलते हो यार ये फॉर्मूला मुझे लगा दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये आपकी डिपेंडेंसी होगी। लेकिन जब आप एफसी के साथ में जुड़ते हो, और जब आप क्लासेस को लगाने के बाद में यहाँ की टेक्निक्स, यहाँ के जो कोर्सेज को सीखने के बाद में जब आप अपने कंपनी में काम करने के लिए जाते हो, तो उस वक्त में आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते हो, बल्कि आप इंडिपेंडेंट रहते हो, राइट। सो अचीविंग फ्रीडम, यू आर योर ऑन योर ओन, आप अपने खुद के बॉस बनते हो। ये तो इसका जो पर्पज है, इसका जो क्लास का जो हमारा पर्पज है वो यही है कि भाई हम आपको ऐसी टेक्निक सिखाए, ऐसा टूल आपको सिखाए जो आपको फ्रीडम दे, जो आपको आपको डिपेंडेंट ना बनाए किसी के ऊपर, बल्कि आप जो है खुद के ऊपर रहे। आप आप किसी पे डिपेंड ना रहे, बल्कि दूसरे आपके ऊपर डिपेंड रहे। इस तरीके के हम आपको यहाँ पे फ्रीडम देते हैं। तो ये हमारा इसका पर्पज भी है। खैर, मैं भी और कुछ और चीजें बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आप आई होप कि आपको समझ में आ रहेगा कि भाई अभी कितना जरूरी हो गया है एक्सेल को सीखना आज की डेट में। ठीक है, अभी हमने पिवट टेबल के बारे में तो देखा है, मैं कुछ डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि डेटा को प्रेजेंट करना है तो कैसे करना है। अच्छा, ओके माय बैड, ये थोड़ा सा मैंने अनसॉल्व फाइल को ओपन किया है। आप मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं आपको सॉल्व फाइल बताता हूँ कि इसका हम लोग डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे।
ऑलराइट, सो ये मैंने फाइल ओपन की है जो कि सॉल्व है। तो मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि मेरे पास में कुछ प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर, क्लाइंट के नाम है और उनके प्रोजेक्ट्स है, और प्लान और एक्चुअल को मुझे कंपेयर करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आप देखिए मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड टाइप बनाया है। यूजर अगर आकर अपना यहाँ पे सिलेक्ट करता है कि भाई मैंने जो कोई प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट किया है, उस प्रोजेक्ट की सिचुएशन क्या है, कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, मेरी प्लान वैल्यू कितनी थी। तो डेफिनेटली इस वक्त में ये एक्चुअल ज्यादा है प्लान से। तो आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका बार आपको जो है थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। प्लस आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करोगे तो ये बता रहा है कि ओवर बजट। अब इसमें काफी सारी टेक्निक को हमने यूज किया, जैसे इसके अंदर में ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल हुआ है, टेबल का इस्तेमाल हुआ है, इसमें चार्ट का इस्तेमाल हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वी लुकअप के फॉर्मूलाज का इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये सारी चीजें आप देखोगे तो इसको बिल्कुल मिला के हमने एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाया है। ये कुछ और चीजें मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये मेरे पास में कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम है और ये कुछ कंप्लीशन है। यहाँ पर ये कितना कंप्लीट हुआ और कितना पेंडिंग है। तो आप यहाँ पर आके जब इसको चेक करते हो तो आपको समझ में आता है, ओके ये तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, कुछ कंप्लीट हुए हैं, कुछ पेंडिंग है। तो आप यहाँ पे इजीली इसको देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे। कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि हम जो है इस पूरे सिलेबस के अंदर में कुल मिला के हम लोग 200 एग्जाम्पल्स हम लोग लेने वाले हैं। ये कितने, 200 एग्जाम्पल्स। ये 200 एग्जाम्पल्स के अंदर में आपके एक्सेल के फ्रंट एंड के सारे आपके जो है कंसेप्ट जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये देखिए टारगेट का एक और डैशबोर्ड है, टारगेट वर्सेस एक्चुअल। अब ये टेबुलर फॉर्म में मेरा डेटा है, लेकिन इसको इस तरीके से बनाया कि जैसे आप इसको देखोगे समझ में आ जाएगा कि कौन से आपके जो प्रोजेक्ट के कोड है वो टारगेट से ऊपर है, या कौन से प्रोजेक्ट टारगेट को मेट नहीं कर रहे, या कौन से प्रोजेक्ट जो है टारगेट पे है ये। ठीक है। आप इसको बहुत ही आसानी के साथ में इसको विजुलाइज कर सकते हो। तो ये हमारा जो मैं आपको आपकी फर्स्ट शीट में लेके जाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि भाई आप क्या करते हो, क्या आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो जो हमने पाइवट टेबल में देखा, क्या आप कुछ अकाउंटिंग और बजटिंग में काम करते हो जैसे हमने विजुअलाइजेशन के वक्त में देखा, रिपोर्टिंग कर रहे हो, कुछ विजुअलाइज कर रहे हो आप। ठीक है। डेटा एंट्री का काम कर रहे हो आप, वेरीफाई कर रहे हो एक टेबल से दूसरे टेबल को। तो ये सारे पॉपुलर जो बिजनेस यूज केस है, ये आप सब कुछ आसानी के साथ में एक्सेल में कर सकते हो। और डेफिनेटली इसके लिए आपको एक्सेल की एडवांस टेक्निक्स पता होनी चाहिए, ताकि आप जो है खुद से ये सारी चीजें कर सको। ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस को देख रहा हूँ जो मुझे चैट बॉक्स पे पेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखा है कि क्या हम इसमें ऑफिस 365 के कुछ फॉर्मूलाज को कवर करेंगे, जैसे यूनिक सॉर्ट। तो डेफिनेटली हम लोग जो है एडवांस में एक्सेल आपको पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली जो नए फॉर्मूलाज है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैं चैट बॉक्स के क्वेश्चंस को पढ़ते जा रहा हूँ अभी, और मैं आपको ओपन फोरम भी दूंगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए लास्ट में। बट पहले मैं क्विकली ये दो तीन क्वेश्चन जो आए हैं, मैं इसी पॉइंट से रिलेटेड है तो मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, क्या इसमें वीबीए मैक्रो कवर होगा। तो मैं बता दूं आपको, वीबी मैक्रो जो है ये एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है। ये एडवांस एक्सेल जब हम लोग पढ़ाएंगे तो हमारा जो काम रहेगा वो फोकस रहेगा फ्रंट एंड पे। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको जरूर एक चीज पढ़ाने वाला हूँ, और वो है रिकॉर्डिंग मैक्रो। यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग मैक्रो देखने वाले हैं ये। लेकिन वीबी मैक्रो जो आपका कोडिंग को लिखना है, राइटिंग कोड, ये जो है हमारा, ये एक हमारे दूसरे मॉड्यूल में रहता है, जिसका नाम है वीबीए मैक्रो फाउंडेशन लेवल 1। तो ये जो होता है हमारा, ये इसका कोर्स डिफरेंट है। ये जो आपके डिफरेंट कोर्स में आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस एडवांस एक्सेल में, तो ये एडवांस एक्सेल के अंदर में आपका जो है रिकॉर्डिंग वाला जो कंसेप्ट है वो हम जरूर कवर करेंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या हम एक्सेल करने के बाद हम क्या करें। तो डेफिनेटली ये तो आपका लर्निंग पाथ आपको डिसाइड करना रहेगा। जैसे आप डेटा एनालिस्ट में हो तो आप पहले आप एडवांस एक्सेल को सीखे, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा एडवांस एक्सेल को सीखने के बाद में आप थोड़ा सा ऑटोमेशन की तरफ जाए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखे, यानी कि आप वीबी को सीखे, फिर आप एक डेटाबेस को सीखे, जैसे कि आप एसक्यूएल सर्वर को सीखे, या फिर आप एक्सेस डेटाबेस को सीखे आप। ये आपका रहेगा। ठीक है। इसके बाद आप क्या करें कि डेटा को विजुलाइज करने के लिए आप जो है पावर बीआई को सीखे आप, या फिर पावर बीआई के भी पहले मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, आप पावर क्वेरी को सीखे, जो कि पावरफुल ईटीएल टूल है आपके लिए। ठीक है। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर में कैसे करें वो यहाँ पर सीखेंगे। और फिर आप डेटा विजुलाइजेशन के लिए जाए तो आप पावर बीआई को आप जरूर ट्राई करें। तो आपका लर्निंग पाथ आप कुछ ऐसे बनाएं, अगर आप वाकई में डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हो, अगर आपका जो रोल आप आगे चल के डेटा एनालिस्ट के अंदर में मूव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपका जो लर्निंग पाथ है वो क्या होना चाहिए। आप एक्सेल में पहले एक्सपर्टी लो, फिर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखो आप, फिर आप एक डेटाबेस को सीखिए आप, फिर आप ईटीएल टूल को सीखिए, पावर क्वेरी को, और उसके बाद में आप विजुअलाइजेशन टूल को सीखिए जो कि पावर बीआई रहेगा। ठीक है। तो कुल मिला के आप इस तरीके के जो सारे कंसेप्ट को जब आप सीख लोगे, तो डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट के लिए आप जो है बोल सकते हो, हाँ पे मैं डेटा एनालिस्ट के लिए जो सक्सेसफुल चीजें जो होने के लिए जो लगती है चीजें, वो मुझे सारी आती है, और आप एक इसकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आ जाते हो।
हाँ, डेटा साइंटिस्ट डिफरेंट होता है। डेटा साइंटिस्ट जो रहता है ना, वो कुछ ऐसा रहेगा। डेटा, आप अगर मैं बेयर विद द स्पेलिंग, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो डेटा साइंटिस्ट जो है ये डेफिनेटली ये इसके आगे का स्टेप रहेगा ये। डेटा साइंटिस्ट में भी ये सब चीजें तो आपको लगेगी, क्योंकि देखो एडवांस एक्सेल में जिसने एनालाइज कर लिया, ठीक है, वो आगे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें कर सकता है। लेकिन डेटा साइंटिस्ट में इसके अलावा आपको क्या लगेगा इन एडिशन टू दिस? मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये नहीं लगेगा, वहां पर ये लगेगा। लेकिन इन एडिशन टू दिस आपके लिए स्टैटिक्स आना बहुत जरूरी। तो आपको इसके लिए स्टैटिक्स आना बहुत जरूरी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आपको इसमें एडवांस स्टैट्स आना बहुत जरूरी है। आपके इसमें एडवांस स्टैट्स आना बहुत जरूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे वीबी के अलावा आपको जो है और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना रहेगा। जैसे कि आपको पाइथन, ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आपको सीखना यहाँ पे बहुत जरूरी है डेटा साइंटिस्ट में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आप सिर्फ एक्सेल में काम नहीं करोगे। ध्यान से सुनिए, वीबी जो है ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है। और जब तक आपका काम एक्सेल में है, तब तक ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मान लीजिए हर बार आपका डेटा एक्सेल में नहीं रहेगा। मैं आगे की बात बता रहा हूँ आपको। ये आपका लर्निंग पाथ होना चाहिए अगर आपको ये रोल के अंदर में जाना है तो अब आपका डेटा मान लीजिए वेबसाइट में है, आपका जो डेटा है मान लीजिए एसक्यूएल सर्वर पे है, आपका डेटा जो है क्लाइंट की किसी सर्वर पे है। अब यहाँ से आपको अगर डेटा को लेकर आना और मैनिपुलेट करना है और आपको जो है एनालाइज करना है, तो डेफिनेटली आपको ये आगे की सारी चीजें लगेगी। आपको एसक्यूएल आना चाहिए उस वक्त में, आपको स्टैट्स आना चाहिए, आपको पाइथन लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आप सीखोगे, तब आपका जो पार्टी बनेगा। तो कुल मिला के मैं एक आप चीज आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक। ओके, सॉरी, माय बैड। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपको जो है इन सब चीजों पे जाने के पहले जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, वो रहेगा आपका एक्सेल। एक्सेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट। एक्सेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एक्सेल जो रहेगा आपका, वो बिल्कुल आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप एक्सेल में डेटा को एनालाइज कर सकते हो, एक्सेल के कंसेप्ट को आपके लिए इजी है, तो यहाँ पे आपको काम करना इजी है। मैं बहुत आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे एडवांस एक्सेल में थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इफ का फॉर्मूला, लॉजिकल इफ, राइट। नाउ ऐसा नहीं है कि लॉजिकल इफ इज ओनली कनेक्टेड टू दिस पार्ट, राइट। लॉजिकल इफ इज नॉट नेसेसरी कि ये इसी से कनेक्टेड है ये, बल्कि लॉजिकल इफ जो है आपका वीबी में भी आता है, आपका एक्सेस में भी होता है, आपका लॉजिकल इफ पाइथन में भी होता है, ये सब जगह पे होता है। लेकिन अब इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे लॉजिकल इफ को सीख लिया, तो आगे की जर्नी आपके लिए आसान होगी। तो कुल मिला के आपको जो है स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा स्ट्रगल करते हुए, कि जब वो इनको सीखने की बजाय, एक्सेल को सीखने की बजाय डायरेक्टली पाइथन पे जंप करते हैं, या डायरेक्टली स्टैट्स को या फिर पावर बीआई को सीखने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ समय के बाद में कामयाब होते हैं। लेकिन उसमें जो वक्त लगता है और जो एफर्ट्स डालते हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। कंपेयर टू दैट, अगर वो एडवांस एक्सेल को सीखने के बाद में अगर ये सब चीजें सीखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है, क्योंकि ये सब चीजें यहीं से डिराइव हुई है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो मैंने इंट्रोडक्शन अभी आपको पूरा दिया है, ये एडवांस एक्सेल के बारे में दिया, और मैंने कुछ आंसर्स, क्वेश्चंस आंसर भी आपको किए कि हाँ भाई एक्सेल आपके लिए है या नहीं है। ये आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा जो है वक्त क्लोज हो रहा है। 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि हमारा सेशन रहेगा। तो कुछ आखिरी के 5-7 मिनट है जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। जैसे क्लास कब शुरू हो रहा है, तो ये जो क्लास है हमारा ऑनलाइन रहेगा। ये क्लास हमारा शुरू हो रहा है अगले संडे से, सुबह 12 बजे से। ये रहेगा 12 बजे से 3:30 बजे तक इसका क्लास का टाइमिंग रहेगा, यानी 3.5 घंटे का। और इसका पहला सेशन रहेगा 6 फेब को। और इसका जो ड्यूरेशन है, करीब करीब 12 से 14 वीक, यानी 3 से 3.5 महीने का ये कोर्स आपका रहने वाला है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो है 12 से 14 पावर पैक एक्सेल के वीक रहेंगे, जिसके अंदर में आप एक्सेल की बहुत सारे हिडन चीजों को, सीक्रेट चीजों को आप सीखने वाले हो, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली ये जर्नी। अभी तक अगर आपने इसके बारे में सोचा नहीं है, तो आप इसको सीरियसली सोचे। आपके पास 1 वीक का टाइम है। मैंने पूरा आपको डिटेल बताया। ये सेशन को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, तो आप उसको दोबारा से जाके देखिए कि हाँ भाई, क्या इसमें मैं फिट बैठता हूँ या नहीं बैठता हूँ, और इसके हिसाब से आप डिसीजन ले। इसके अलावा भी कुछ अगर क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर में मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करूंगा, लेकिन अगर कुछ और भी क्वेश्चन है आपको आगे इस पूरे वीक के दौरान, तो आप मुझे या रजा सर को जो है मैसेज करें, या फिर आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं। अगर मैं आपका कॉल आंसर नहीं करता हूं, तो डेफिनेटली मैं कुछ बिजी रहूंगा, या फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और आपको मुझे ये बताना होगा, ये बैच शुरू होगी हमारी 6 फेब से। तो आपको जो है मुझे 5th ऑफ फेब,
यानी आपको मुझे 5th ऑफ फेब तक मुझे कंफर्मेशन देना है, ताकि मैं आपका जो नाम है वो एनरोलमेंट आपका मैं कंफर्म करूं और आपको जो है मैं ज्वाइनिंग लिंक जो है आपके ईमेल कैलेंडर इनवाइट के जरिए मैं आपको भेज सकूं। तो ये इन्फॉर्मेशन है बैच को शुरू होने की। बैच का जो कोड नंबर रहेगा वो STA030 कोड नंबर रहेगा। ये इस वीक में एक दिन रहेंगे, सिर्फ संडे के दिन। पेमेंट के बारे में आने के पहले मैं कुछ और चीजें आपको बता दूं, ताकि फिर आपको ये चीजें क्लियर रहेंगी। तो कुछ चीजें हैं जैसे बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। अभी ये पेंडेमिक का वजह से ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग को अब सब ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस है। एक तो एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है, हमारा क्लास जो है वो कैंप में है पुणे स्टेशन के पास। फिलहाल ऑनलाइन नहीं है ये, ऑफलाइन क्लास है ये, लेकिन सॉरी फिलहाल ऑनलाइन है ये, ऑफलाइन क्लास नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर ये ऑफलाइन होता तो आपको ट्रैवल करना होता। मान लीजिए आप हड़पसर में रहते हैं, मान लीजिए आप पिंपरी में रहते हैं या कहीं और रहते, तो आपको आना जाना पड़ता क्लास में, जो कि आप ऑनलाइन में सेव कर सकते हो। यानी अगर आपने ट्रैवल टाइम सेव किया तो आपने एनर्जी सेव की, आपने ट्रैवल कॉस्ट को सेव किया, यानी आप ज्यादा वक्त दे सकते हो लर्निंग में। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन लर्निंग का। और मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ फीस में भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं, जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे क्लासरूम की तरह फीलिंग रहेंगी, यानी ऐसा नहीं है, देखो फिलहाल में भी आप जो है म्यूट पे हो, लेकिन एक्चुअल क्लास में आप म्यूट पे नहीं रहोगे। आप जो है मुझे फील फ्री पूछ सकते हो। ये वन ऑन वन सेशन रहेगा, यानी वन ऑन वन, यानी ये वन वे नहीं रहेगा, ये कैसा रहेगा, इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। सॉरी मैंने वन ऑन वन वर्ड यूज किया, ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। इंटरेक्टिव का मतलब ये रहेगा कि भाई हाँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड वीडियो प्ले नहीं होगा। आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, आप जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और ये सारी चीजें क्लासरूम की तरह ही रहेंगी। मिसलिनियस में आपको बता दूं कि लाइफ टाइम आपको इसमें नोट्स मिलेंगे इस क्लास के, और इसके बाद में जो आने वाली बैचेस रहेंगे तो उसके भी हम आपको फ्यूचर के भी नोट्स आपको हम लोग भेजते रहेंगे, ताकि अगर कुछ नया अपडेट है तो आप उसको जाके देख सकते हो। आपकी अगर कुछ रिलेटेड क्वेरी है, जैसे एक क्वेश्चन अभी मैंने देखा किसी ने पूछा था कि क्लास के बाद अगर आपको आपके एक्चुअल वर्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और अगर आप रुक जाते हो तो उसके लिए क्या। तो जरूर हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो है एक प्रोसेस फॉलो करना होगा। आप हमें जो है आपकी क्वेरी को ईमेल करें, हमारा ईमेल आईडी हम आपसे शेयर करेंगे, और हमें वो थोड़ा सा वक्त दे 48 आवर्स का, हम आपकी क्वेरी को उसके ऊपर रिप्लाई करेंगे। या फिर आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो ग्रुप रहेगा हमारा, ये पब्लिक ग्रुप है। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी को पोस्ट करें, हम यहाँ पे पहले हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो सॉल्व करें यहाँ पर। और अगर मान लीजिए अगर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो हम एज एडमिन आपकी क्वेरी को यहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया 14 सेशन में से, तो किसी इमरजेंसी रीजन की वजह से, तो कोई पैरेलल बैच रहेंगी तो उसमें हम आपको उस सेशन के लिए इनवाइट कर देंगे। आप अपना मिसिंग टॉपिक वहां पे कवर करें, और आपके लिए उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, सेशन का रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो सेशन का जो मिसिंग पार्ट है वो आप दूसरी बैच में आके अटेंड कर सकते हो, लेकिन आपको जो है रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं मिलेगा इसका। ये कंप्लीशन लेटर हम आपकी तरफ से हमारी तरफ से देंगे। अगर आपका 95% का अटेंडेंस है तो डेफिनेटली आप अगर उसको फुलफिल करते हो तो आपको कंप्लीशन लेटर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका अटेंडेंस 95% से कम है तो फिर आपको वो लेटर नहीं मिलेगा। ऑप्शनल AFC केस का एग्जाम होगा एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सिलेबस, सॉरी, कि उसमें आपको बताया जाए, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पूछूंगा। अगर आप जो है रिटर्न रहेगा, ये रिटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव प्लस प्रैक्टिकल। इसमें प्रैक्टिकल आपको सिनारियो दिया जाएगा, वो आपको सॉल्व करने रहेंगे। अगर आप सक्सेसफुली क्लियर करते हो, यानी कि 70% आप स्कोर करते हो, तो AFC केस की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें मेंशन रहेगा यू हैव कंप्लीटेड रिक्वायरमेंट ऑफ एडवांस एक्सेल, एंड उसके लिए आपको जो है सर्टिफाइड किया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम जब आप देते हो तो फ्री रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम आप क्लियर नहीं कर पाए और आपको दूसरी बार अटेम्प्ट करना है, तो फिर इसके लिए आपको जो है चार्जेस रहेंगे, और आई थिंक वो मिनिमम 1000 या 1500 चार्जेस रहेंगे। वो मैं आपको बता दूंगा कितने उसके चार्जेस रहेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट अटेम्प्ट फ्री है, तो मैं तो सभी को रिकमेंड करूंगा। ऑप्शनल है मैं, लेकिन फिर भी सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप जो जाए और इसको जरूर इसको अटेम्प्ट करें, और आप जो है इसका बेनिफिट ले आप, ठीक है। कुछ और चीजें, जैसे कि हमारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारी जो वेबसाइट है afckstechnologies.in, आप इस वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, ये सारी जो भी चीजें मैंने बताई हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं, इसकी जो फीस है, ये ट्रेनिंग की जो फीस है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इस ट्रेनिंग का फीस है 8000 रुपए, जो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। एक आपको इंस्टॉलमेंट रहेगा 6 फेब तक, आपको पे करना है 4000 रुपए, और रिमेनिंग आपका जो 4000 रुपया रहेगा वो आपको पे करना है 6 मार्च तक। यानी कि आप 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर में 8000 रुपये पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई बोलता है कि हाँ भाई मुझे वन गो में पेमेंट करना है, मैं पूरा 8000 एक साथ पे करना चाहता हूँ, तो कुछ बेनिफिट मिलेगा मुझे? तो मैं कहूंगा हाँ, यस, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मुझे क्लास के पहले दिन के पहले, अगर आपने डे 1 तक, अगर आप मुझे 6 फेब तक अगर आप फुल पेमेंट कर देते, यानी क्लास शुरू होने के पहले, तब हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। यानी आपको 7200 रुपए का पेमेंट
पेमेंट करना होगा और आप जो है 800 रुपए का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर आप वन गो के में पेमेंट करने की इच्छा रखते हैं तो आपको जो है बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट भी लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको फिर वक्त मिलेगा दूसरे अमाउंट को पे करने के लिए, 1 महीने का आप दूसरा पेमेंट जो है, दूसरा इंस्टॉलमेंट आप जो है 1 महीने के बाद पे कर सकते हैं, जैसे कि 6 मार्च को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी आप ये मुझे नहीं बोल सकते 4 हफ्ते के बाद कि मैं अभी ये कोर्स नहीं करना चाहता हूँ, मुझे मेरा अमाउंट वापस दे दीजिए। तो मैं सॉरी कहूंगा उस वक्त में, और इसीलिए मैं आपको बताऊंगा टेक अ वाइज डिसीजन। आप जो है अमाउंट जो है नॉन रिफंडेबल है ये। हाँ, किसी रीजन से अगर आप ट्रांसफर चाहते हो, मान लीजिए संडे की बैच आपको टाइमिंग नहीं सूट हो रहा है, आप सैटरडे आफ्टरनून एक्सेल में जाना चाहते हो, सेम कोर्स में अगर आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना रहेगा, उसके लिए फिर आपको हम ट्रांसफर आपका करवा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो है 2000 रुपी का आपको जो है चार्जेस पे करना रहेगा। ट्रांसफर चार्जेस अप्लीकेबल रहेंगे 2000 रुपी। और ध्यान रहिए, ट्रांसफर जो होगा विद इन 6 मंथ होगा, और ट्रांसफर जो होगा वो सेम कोर्स यानी एडवांस एक्सेल में ही होगा। ये दो कंडीशंस आप ध्यान रखिए। आप ये नहीं कहोगे कि मुझे एक्सेल नहीं करना है, मुझे वीबी में ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो ट्रांसफर पॉसिबल नहीं रहेगा। आपको एक्सेल टू एक्सेल ही ट्रांसफर दिया जाएगा, और ट्रांसफर भी आपको विद इन 6 मंथ ही लेना होगा। 6 मंथ के बाद में आप अगर आके मुझे बोलोगे कि मैंने वो बैच को अटेंड नहीं कर पाया था, मैं आप मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, तो अगर वो 6 मंथ का ड्यूरेशन, अगर आपका जो लॉकिंग पीरियड है वो खत्म हो गया है, आप उसके बाहर निकल गए हो, तो फिर आपको फिर से नई फीस एलिजिबल आपकी अप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये फीस के रिलेटेड जो कुछ मैंने बताया ये आपको क्लियर है। हाँ, इसके ऊपर एक क्विक क्वेश्चन है जिसको मैं आंसर करना चाहूंगा। कुछ लोग जो है इसमें रिपीट करना चाहते हैं, जिसने पहले कोर्स किया हुआ है, तो वो लोग इसमें रिपीट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम उनको कुछ एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है, जैसे कि अगर आपका जो कोर्स है वो कब किया है आपने, उस पर डिपेंड करता है, कितना फीस किया आपने उस पर डिपेंड करता है। तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको जो है आप मोहम्मद रजा सर से इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में इसका एक शॉर्ट वीडियो है जो मैं आपसे के साथ में शेयर कर लूंगा, तो वो आप देख ले कि अगर आप रिपीट कर रहे हो तो रिपीट के लिए क्या बेनिफिट रहेंगे। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्रेश के लिए, ये ठीक है, फ्रेशर के लिए ये। ठीक है, अब आप क्या करें, ये पेमेंट का डिटेल्स आप नोट कर ले, ताकि अगर आपको कंफर्मेशन देना है मुझे, तो पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट मुझे भेज दे, और आपका नाम और ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँ और आपको कैलेंडर इनवाइट भेज सकूँ। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग अभी बिल्कुल एंड पर आ गए कि हमने एडवांस एक्सेल का जो है आपको पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दिया है। क्या एग्जाम्पल हम लोग इसमें कवर करेंगे, किस तरीके से करेंगे, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, पढ़ाने का तरीका बिल्कुल टू वे रहेगा, इंटरेक्टिव रहेगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको उसको सॉल्व करना रहेगा। हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो वगैरह बताएंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्लास कब शुरू होने वाली है, उसके टाइमिंग्स क्या है, ये सारी चीजें, फीस वगैरह सब मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप हेजिटेट ना करें, हमें कांटेक्ट करने के लिए, हमें कांटेक्ट करें यहाँ पर, और हमें खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक है, तो इसी बात पे मैं यहाँ पे आप एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और आपके जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी सारे यहाँ पे सॉल्व हो गए, और आप जो है एक बेहतर पोजीशन में हो डिसीजन लेने के लिए कि क्या मुझे ये कोर्स करना है या नहीं करना है। तो मैं आपको गुड लक कहूँगा, 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते का वक्त है आपके पास में, डिसीजन आप ले, और आपका जब डिसीजन कंफर्म हो जाए तो आप पेमेंट करने के बाद हमें कंफर्मेशन दे, तो हम आपको जो है ऐड कर देंगे हमारे ग्रुप में। ठीक है, चलिए इसी बात पे हम लोग यहाँ इसी 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 बात पे हम लोग जो रुकते हैं, मैं हूँ यहाँ पर, और मैं एंड करता हूँ अपने सेशन को, और आप इंजॉय कीजिए अपना रिमेनिंग संडे, और हम जो है मिलते हैं अगले हफ्ते में। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय।